दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। तो उसके ऊपर खड़ा था। उसके सफेद रेशमी दस्ताने की पोर पर खून लगा हुआ था। क्या तुम अब मेरी बात मानोगी या मैं उसे फिर से तुम्हें दंडित करने दूं? संसा का कान सुन्न हो गया। उसने उसे छुआ और उसकी उंगलियां गीली और लाल हो गईं। मैं जैसा जैसा आप आदेश देते हैं मेरे प्रभु। आपकी कृपा। जोफ्रे ने उसे सही किया। मैं आपको अदालत में ढूंढूंगा। वह मुड़ा और चला गया। सर मेरिन और सर एरिस उसके पीछे पीछे बाहर आए, लेकिन सैंडर क्लेगन ने उसे जोर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी देर तक वहां रुके रहे। अपने आप को कुछ दर्द से बचाओ लड़की, और उसे वह दो जो वह चाहता है। क्या वह क्या चाहता है? कृपया मुझे बताओ। वह चाहता है कि तुम मुस्कुराओ और मीठी खुशबू लो और उसकी प्रेमिका बनो, हाउंड ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह चाहता है कि तुम अपने सभी सुंदर छोटे शब्दों को उसी तरह दोहराओ जिस तरह से सेप्टा ने तुम्हें सिखाया था। वह चाहता है कि तुम उससे प्यार करो और उससे डरो। उसके जाने के बाद सैंसा वापस झाड़ियों में जा गिरी, दीवार को घूरती रही जब तक कि उसकी दो सहेलियां डरते डरते कमरे में नहीं आ गईं। मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, कृपया, उसने उनसे कहा, और इत्र और इस चोट को छिपाने के लिए कुछ पाउडर। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा सूजा हुआ था और दर्द करने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि जोफ्रे उसे सुंदर बनाना चाहेगा। गर्म पानी ने उसे विंटरफेल की याद दिला दी और उसने उससे ताकत पाई। उसने अपने पिता की मृत्यु के दिन से ही स्नान नहीं किया था और वह यह देखकर चौंक गई कि पानी कितना गंदा हो गया था। उसकी नौकरानियों ने उसके चेहरे से खून धोया, उसकी पीठ से गंदगी साफ की, उसके बाल धोए और उन्हें तब तक ब्रश किया जब तक कि वे घने भूरे कर्ल में वापस नहीं आ गए। सैंसा ने उन्हें आदेश देने के अलावा कुछ नहीं कहा। वे लैनिस्टर के नौकर थे, उसके अपने नहीं, और वह उन पर भरोसा नहीं करती थी। जब कपड़े पहनने का समय आया उस अमेसी तो उसने हरे रंग का रेशमी गाउन चुना जो उसने टूर्नामेंट में पहना था। उसे याद आया कि दावत में उस रात जोफ ने उसके साथ कितना बहादुरी भरा व्यवहार किया था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। शायद यह उसे भी याद दिलाएगा और उसके साथ अधिक नरमी से पेश आएगा। उसने एक गिलास छाछ पी और अपने पेट को शांत करने के लिए प्रतीक्षा करते हुए कुछ मीठे बिस्कुट खाए। दोपहर हो चुकी थी जब सर मेरिन वापस लौटे। उन्होंने अपना सफेद कवच पहन रखा था, सोने से जड़े तामचीनी तराजू की कमीज, सुनहरे सूरज की चमक वाली शिखा वाला एक लंबा हेलमेट, घुंघरू और गोरगेट और गॉन्टलेट और चमचमाती प्लेट के जूते, एक भारी ऊनी लबादा जिस पर एक सुनहरा शेर जड़ा हुआ था। उनके हेलमेट से टोपी हटा दी गई थी ताकि उनका उदास चेहरा बेहतर तरीके से दिख सके। उनकी आंखों के नीचे थैलीदार थैलियां, एक बड़ा खट्टा मुंह, भूरे रंग के धब्बे वाले जंग लगे बाल। मेरी महिला, उन्होंने झुकते हुए कहा, जैसे कि उन्होंने उसे 3 घंटे पहले ही बुरी तरह पीटा न हो। उनकी कृपा ने मुझे आपको सिंहासन कक्ष तक ले जाने का निर्देश दिया है। क्या उन्होंने आपको निर्देश दिया है कि अगर मैं आने से इनकार करूं तो मुझे मारो? क्या आप आने से इनकार कर रही हैं मेरी महिला? उसने उसे जो नजर दी वह भाव शून्य थी। उसने उस चोट की ओर एक नजर भी नहीं डाली जो उसने उसे दी थी। वह उससे नफरत नहीं करता था, संसा को एहसास हुआ। न ही वह उससे प्यार करता था। उसे उसके लिए बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। वह उसके लिए बस एक एक चीज थी। नहीं, उसने उठते हुए कहा। वह क्रोधित होना चाहती थी, उसे चोट पहुंचाना चाहती थी जैसा उसने उसे पहुंचाया था। उसे चेतावनी देना चाहती थी कि जब वह रानी होगी तो वह उसे निर्वासित कर देगी। यदि उसने फिर कभी उस पर हमला करने की हिम्मत की, लेकिन उसे याद आया कि हाउंड ने उससे क्या कहा था, इसलिए उसने बस इतना कहा, मैं वही करूंगी जो महामहिम आज्ञा देंगे। जैसा मैं करता हूं, उसने उत्तर दिया। हां, लेकिन तुम कोई सच्चे शूरवीर नहीं हो सर मेरिन। सैंडर क्लेगन इस पर हंसते संसा जानती थी अन्य लोग उसे शाप दे सकते थे, उसे चुप रहने की चेतावनी दे सकते थे, यहां तक कि उससे माफी भी मांग सकते थे। सर मेरिन ट्रेंट ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। सर मेरिन ट्रेंट को बस परवाह नहीं थी। संसा को छोड़कर बालकनी सुनसान थी। वह अपना सिर झुकाए खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी।
जबकि नीचे जोफ्रे अपने लोहे के सिंहासन पर बैठा था और न्याय कहलाने के लिए जो उसे अच्छा लगता था वह कर रहा था। 10 में से 9 मामले उसे बोर करते थे, जिन्हें उसने अपनी परिषद को संभालने दिया, जब तक लॉर्ड बेलीश, ग्रैंड मास्टर पाइसेले या रानी सेर्सी मामले को सुलझाते वह बेचैन होकर छटपटाता रहा। हालांकि जब उसने कोई फैसला सुनाने का फैसला किया तो उसकी रानी मां भी उसे प्रभावित नहीं कर सकी। एक चोर को उसके सामने लाया गया और उसने सर एलिन से वहीं अदालत में उसका हाथ कटवाने को कहा। 2 शूरवीर किसी भूमि के बारे में विवाद लेकर उसके पास आए और उसने आदेश दिया कि उन्हें कल इसके लिए द्वंद्व युद्ध करना चाहिए, मृत्यु तक, उसने कहा। एक महिला एक ऐसे व्यक्ति के सिर के लिए प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल गिर गई जिसे देशद्रोही के रूप में मार दिया गया था। उसने कहा कि वह उससे प्यार करती थी और वह उसे शालीनता से दफन होते देखना चाहती थी। यदि आप किसी देशद्रोही से प्यार करते हैं तो आपको भी देशद्रोही होना चाहिए, जोफ्रे ने कहा। 2 सोने के लबादों ने उसे कालकोठरी में खींच लिया। मेंढक के चेहरे वाले लॉर्ड स्लिंट काले मखमली डबलट और चमकदार सोने के कपड़े की टोपी पहने हुए परिषद की मेज के अंत में बैठे थे पाए। हर बार जब राजा कोई वाक्य सुनाते थे तो वे स्वीकृति के साथ सिर हिलाते थे। सैंसा ने उसके बदसूरत चेहरे को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने सर एलिन के सिर को काटने के लिए उसके पिता को नीचे फेंक दिया था। वह चाहती थी कि वह उसे चोट पहुंचा सके। वह चाहती थी कि कोई नायक उसे नीचे फेंक दे और उसका सिर काट दे। लेकिन उसके अंदर एक आवाज फुसफुसाती थी, कोई नायक नहीं है। और उसे याद आया कि लॉर्ड पीटर ने उससे क्या कहा था, यहां इसी हॉल में। जीवन कोई गीत नहीं है प्रिय, उसने उससे कहा था। तुम एक दिन अपने दुख से यह सीख सकती हो। जीवन में राक्षस जीतते हैं, उसने खुद से कहा। और अब यह हाउंड की आवाज थी, एक ठंडी खड़खड़ाहट, पत्थर पर धातु। अपने आप को कुछ दर्द से बचाओ लड़की, और उसे वह दो जो वह चाहता है। अंतिम मामला एक मोटे शराब खाने के गायक का था, जिस पर एक गीत बनाने का आरोप था जिसमें दिवंगत राजा रॉबर्ट का उपहास किया गया था। जोफ ने उन्हें अपना वुडहार्प लाने का आदेश दिया और उसे दरबार के लिए गीत गाने का आदेश दिया। गायक रोया और कसम खाई कि वह फिर कभी वह गीत नहीं गाएगा, लेकिन राजा ने जोर दिया। यह एक तरह का मजेदार गीत था जिसमें रॉबर्ट एक सुअर से लड़ रहा था। सुअर वह सुअर था जिसने उसे मारा था, सैंसा जानती थी, लेकिन कुछ छंदों में ऐसा लग रहा था जैसे वह रानी के बारे में गा रहा हो। जब गीत समाप्त हो गया तो जोफ्रे ने घोषणा की कि उसने दयालु होने का फैसला किया है। गायक या तो अपनी उंगलियां या अपनी जीभ रख सकता था। उसे अपना चुनाव करने के लिए एक दिन मिलेगा। जेनोस स्लिंट ने सिर हिलाया। यह दोपहर का अंतिम काम था। सांसा ने राहत के साथ देखा, लेकिन उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब हेराल्ड की आवाज ने दरबार को विदा किया तो वह बालकनी से भाग गई। केवल जोफ्रे को घुमावदार सीढ़ियों के नीचे उसका इंतजार करते हुए पाया। हाउंड उसके साथ था और सर मेरिन भी। युवा राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक गंभीरता से जांचा। तुम पहले से बहुत बेहतर दिख रही हो। धन्यवाद महामहिम, सांसा ने कहा। खोखले शब्द, लेकिन उन्होंने उसे सिर हिलाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ चलो, जोफ्रे ने उसे अपना हाथ देते हुए आदेश दिया। उसके पास इसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके हाथ का स्पर्श उसे कभी रोमांचित करता था, अब यह उसके शरीर को सिहरन पैदा कर रहा था। मेरा नाम दिवस जल्द ही यहां होगा, जोफ्रे ने सिंहासन कक्ष के पीछे से बाहर निकलते हुए कहा। एक शानदार दावत और उपहार होंगे। तुम मुझे क्या देने जा रहे हो? मैंने नहीं सोचा था मेरे प्रभु। महामहिम, उसने तीखेपन से कहा। तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो, है ना? मेरी मां ऐसा कहती है। क्या वह ऐसा कहती है? इतना कुछ होने के बाद उसके शब्दों को उसे चोट पहुंचाने की शक्ति खो देनी चाहिए थी। फिर भी किसी तरह वे नहीं थे। रानी हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु रही थी। ओह हाँ, वह हमारे बच्चों के बारे में चिंता करती है, चाहे वे तुम्हारी तरह मूर्ख हों। लेकिन मैंने उससे कहा था कि वह खुद को परेशान न करे। राजा ने इशारा किया और सर मेरिन ने उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद महामहिम, वह बड़बड़ाई। हाउंड सही था, उसने सोचा। मैं केवल एक छोटी चिड़िया हूं,
जो उन्होंने मुझे सिखाए शब्दों को दोहरा रही हूं। सूरज पश्चिमी दीवार के नीचे डूब चुका था और रेड कीप के पत्थर खून की तरह चमक रहे थे। जैसे ही तुम सक्षम हो जाओगी, मैं तुम्हें गर्भवती कर दूंगा, जोफ्रे ने उसे अभ्यास यार्ड के पार ले जाते हुए कहा। यदि पहला वाला मूर्ख है तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और एक होशियार पत्नी ढूंढूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब बच्चे पैदा करने में सक्षम हो पाओगी? संसा उसकी ओर देख नहीं सकी। उसने उसे बहुत शर्मिंदा किया। सेप्टा मोर्डेन का कहना है कि ज्यादातर उच्च जन्मी लड़कियां 12 या 13 साल की उम्र में खिलती हैं। अचानक उसे पता चल गया कि वे कहां जा रहे थे। नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में डर था। कृपया नहीं, मुझे मजबूर मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। जोफ्रे ने अपने होठों को एक साथ दबाया। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि गद्दारों के साथ क्या होता है। सांसा ने अपना सिर बेतहाशा हिलाया। मैं नहीं करूंगा। मैं सर मेरिन को तुम्हें खींचकर ऊपर ले जाने के लिए कह सकता हूं, उसने कहा। तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि तुम वही करो जो मैं कहूं। जोफ्रे उसके लिए पहुंचा और सांसा उससे सिसपाई दूर हो गई। हाउन में वापस जा बैठी। करो लड़की, सैंडोर क्लेगन ने उससे कहा, उसे राजा की ओर वापस धकेलते हुए। उसका मुंह उसके चेहरे के जले हुए हिस्से पर फड़क रहा था और सांसा लगभग बाकी की बात सुन सकती थी। वह तुम्हें वहां चाहे जो भी हो ले, हर कदम एक संघर्ष था, जैसे कि वह अपने पैरों को टखनों तक कीचड़ से बाहर निकाल रही हो। और वहां जितने कदम थे उससे कहीं ज्यादा थे। हजारों हजार कदम और प्राचीर पर खौफ इंतजार कर रहा था। गेट हाउस की ऊंची दीवारों से पूरी दुनिया उनके नीचे फैली हुई थी। संसा विसेन्या की पहाड़ी पर बेलोर के महान सेप्ट को देख सकती थी, जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। बहनों की गली के दूसरे छोर पर ड्रैगन पिट के आग से काले हो चुके खंडहर खड़े थे। पश्चिम में सूजा हुआ लाल सूरज देवताओं के द्वार के पीछे आधा छिपा हुआ था। खारा समुद्र उसकी पीठ पर था और दक्षिण में मछली बाजार और गोदी और ब्लैक वाटर रश की घूमती हुई धारा थी। और उत्तर की ओर वह उस ओर मुड़ी और उसने केवल शहर, गलियां और पहाड़ियां और तलहटी और भी गलियां और दूर की दीवारों के पत्थर देखे। फिर भी वह जानती थी कि उनके पीछे खुला देश, खेत और मैदान और जंगल थे और उसके पीछे उत्तर और फिर उत्तर विंटरफेल खड़ा था। तुम क्या देख रहे हो? जोफ्रे ने कहा। यही वह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। यही एक मोटी पत्थर की परकोटा प्राचीर के बाहरी किनारे की रक्षा करती थी, जो संसा की ठोड़ी तक पहुंचती थी, जिसमें तीरंदाजों के लिए हर 5 फीट पर क्रेनेलेशन काटे गए थे। सिर क्रेनेल के बीच दीवार के शीर्ष पर लगे हुए थे, लोहे की कीलों पर ठोके गए थे ताकि उनका मुख शहर की ओर हो। सांसा ने उन्हें उसी क्षण देख लिया था जब वह दीवार पर कदम रखी थी, लेकिन नदी और व्यस्त सड़कें और डूबता सूरज कहीं ज्यादा सुंदर थे। वह मुझे सिरों को देखने पर मजबूर कर सकता है, उसने खुद से कहा, लेकिन वह मुझे उन्हें देखने पर मजबूर नहीं कर सकता। यह तुम्हारा पिता है, उसने कहा। यह यहां है। कुत्ते, इसे घुमाओ ताकि वह उसे देख सके। सैंडोर क्लेगन ने सिर को बालों से पकड़ा और घुमा दिया। कटे हुए सिर को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए टार में डुबोया गया था। सांसा ने इसे शांति से देखा, इसे बिल्कुल भी नहीं देखा। यह वास्तव में लॉर्ड एडार्ड जैसा नहीं लग रहा था, उसने सोचा। यह असली भी नहीं लग रहा था। मुझे कब तक देखना होगा? जोफ्रे निराश लग रहा था। क्या आप बाकी को देखना चाहते हैं? मैं उन्हें अपने चाचा स्टैनिस और अपने चाचा रेनेली के लिए ही बचा रहा हूं, उसने समझाया। अन्य सिर मृत थे और उसके पिता की तुलना में बहुत पहले ही लटके हुए थे। टार के बावजूद अधिकांश को पहचान पाना बहुत दूर की बात थी। राजा ने एक की ओर इशारा किया और कहा, वह तुम्हारा सेप्टा है। लेकिन सांसा यह भी नहीं बता सकती थी कि यह एक महिला थी। उसके चेहरे का जबड़ा सड़ गया था और पक्षियों ने एक कान और गाल का अधिकांश हिस्सा खा लिया था। सांसा को आश्चर्य हुआ कि सेप्टा मोर्डेन को क्या हुआ था, हालांकि उसे लगता था कि उसे पहले से ही पता था। तुमने उसे क्यों मारा? उसने पूछा। वह भगवान की कसम थी, वह एक गद्दार थी। जोफ्रे ने नाराजगी जताई। किसी तरह वह उसे परेशान कर रही थी।
तुमने वह नहीं कहा जो तुम मुझे मेरे नाम दिवस के लिए देना चाहती हो। शायद मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दे दूं। क्या तुम चाहोगी? अगर यह तुम्हें अच्छा लगे मेरे स्वामी, सांसा ने कहा। जब वह मुस्कुराया तो उसे पता चल गया कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। तुम्हारा भाई भी एक गद्दार है, तुम्हें पता है। उसने सेप्टा मोर्डेन का सिर पीछे की ओर घुमाया। मुझे विंटरफेल से तुम्हारा भाई याद है। मेरे कुत्ते ने उसे लकड़ी की तलवार का स्वामी कहा था। क्या तुमने नहीं कहा कुत्ते? क्या मैंने कहा? हाउंड ने जवाब दिया। मुझे याद नहीं है। जोफ्रे ने गुस्से से कंधे उचकाए। तुम्हारे भाई ने मेरे चाचा जैमे को हराया। मेरी मां कहती है कि यह विश्वासघात और छल था। जब उसने सुना तो वह रो पड़ी। महिलाएं सभी कमजोर होती हैं, यहां तक कि वह भी। हालांकि वह दिखावा करती है कि वह कमजोर नहीं है। वह कहती है कि अगर मेरे दूसरे चाचा हमला करते हैं तो हमें किंग्स लैंडिंग में रहना चाहिए, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मेरे नाम दिवस की दावत के बाद मैं एक मेजबान बनाने जा रही हूं और खुद तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। यही मैं तुम्हें दूंगी लेडी सैंसा, तुम्हारे भाई का सिर। तब एक तरह का पागलपन उस पर हावी हो गया और उसने खुद को यह कहते हुए सुना, शायद मेरा भाई मुझे तुम्हारा सिर दे दे। जोफ्रे ने गुस्से से कहा, तुम्हें कभी भी मेरा इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक सच्ची पत्नी अपने स्वामी का मजाक नहीं उड़ाती। सर मैरन, उसे सिखाओ। इस बार शूरवीर ने उसके जबड़े को पकड़ लिया और उसके सिर को स्थिर रखते हुए उसे मारा। उसने उसे 2 बार मारा, बाएं से दाएं और जोर से, दाएं से बाएं। उसका होंठ फट गया और खून उसकी ठुड्डी से बहकर उसके आंसुओं के नमक के साथ मिल गया। तुम्हें हर समय रोना नहीं चाहिए, जोफ्रे ने उससे कहा। जब तुम मुस्कुराती और हंसती हो तो तुम अधिक सुंदर लगती हो। संसा ने खुद को मुस्कुराया। राजा को डर था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सर मेरिन से उसे फिर से मरवाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं था। फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। खून पोंछ लो, तुम पूरी तरह से गंदी हो गई हो। बाहरी पैरापेट उसकी ठोड़ी तक आ गया था, लेकिन चलने के अंदरूनी किनारे पर कुछ भी नहीं था। 70 या 80 फीट नीचे बेली में एक लंबी छलांग के अलावा कुछ भी नहीं था। बस एक धक्का ही काफी होगा, उसने खुद से कहा। वह वहीं खड़ा था, ठीक वहीं, अपने मोटे कृमि होठों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम ये कर सकती हो, उसने खुद से कहा। तुम कर सकती हो, अभी करो। अगर वह उसके साथ चली भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लड़की सैंडर क्लेगन उसके और जोफ्रे के बीच में उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह एक अच्छी लड़की थी और हमेशा अपने शिष्टाचार को याद रखती थी। डब्ल्यू डेनेरी की बातें उसके बुखार भरे सपनों पर छा गईं। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती हो, है ना? वह ऊंचे पत्थर के मेहराबों के नीचे एक लंबे हॉल से नीचे चल रही थी। वह अपने पीछे नहीं देख सकती थी। उसे पीछे नहीं देखना चाहिए था। उसके आगे एक दरवाजा था, दूरी के हिसाब से छोटा, लेकिन दूर से भी उसने देखा कि यह लाल रंग से रंगा हुआ था। वह तेजी से चली और उसके नंगे पैरों ने पत्थर पर खून के निशान छोड़ दिए। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती हो, है ना? उसने डोथरा की समुद्र पर सूरज की रोशनी देखी। जीवंत मैदान, धरती और मौत की गंध से भरपूर। हवा ने घास को हिलाया और वे पानी की तरह लहरदार हुई। ड्रोगो ने उसे मजबूत बाहों में पकड़ लिया और उसके हाथ ने उसके लिंग को सहलाया और उसे खोल घर, उसने फुसफुसाते हुए कहा जब वह उसके अंदर आया और उसे अपने बीज से भर दिया। लेकिन अचानक तारे गायब हो गए और नीले आकाश में बड़े पंख फैल गए और दुनिया में आग लग गई। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती, है ना? सर जोरा का चेहरा उदास और उदास था। रेगर आखिरी ड्रैगन था, उसने उससे कहा। उसने एक चमकती हुई अंगीठी पर पारदर्शी हाथों को गर्म किया, जहां पत्थर के अंडे कोयले की तरह लाल हो रहे थे। एक पल वह वहां था और अगले ही पल वह फीका पड़ गया। उसका शरीर रंगहीन, हवा से भी कम ठोस। आखिरी ड्रैगन, उसने फुसफुसाया, एक पतली सी किरण की तरह, और चला गया। उसने अपने पीछे अंधेरा महसूस किया और लाल दरवाजा पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहा था। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती, है ना? विसेरी उसके सामने खड़ी थी, चिल्ला रही थी। ड्रैगन भीख नहीं मांगता फूहड़, तुम ड्रैगन को आज्ञा नहीं देती। मैं ड्रैगन हूं और मुझे ताज पहनाया जाएगा। पिघला हुआ सोना मोम की तरह उसके चेहरे पर टपक रहा था।
उसके शरीर में गहरी जलन पैदा कर रहा था। मैं ड्रैगन हूं और मुझे ताज पहनाया जाएगा। वह चीखा और उसकी उंगलियां सांपों की तरह फड़कने लगी। उसके निप्पलों को काटने लगी, चुटकी काटने लगी, मरोड़ने लगी, यहां तक कि उसकी आंखें फट गईं और जले हुए और काले हो चुके गालों पर झेली की तरह बहने लगी। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती। लाल दरवाजा उसके सामने बहुत दूर था और वह पीछे से बर्फीली सांसों को महसूस कर सकती थी जो उस पर हावी हो रही थी। अगर वह उसे पकड़ लेता तो वह ऐसी मौत मरती जो मौत से भी बढ़कर होती, अंधेरे में हमेशा के लिए अकेले चीखना। वह भागने लगी। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती। वह अपने अंदर की गर्मी, अपने गर्भ में एक भयानक जलन महसूस कर सकती थी। उसका बेटा लंबा और गर्वित था, ड्रोगो की तांबे की त्वचा और उसके अपने चांदी सोने के बाल, बादाम के आकार की बैंगनी आंखें। और वह उसके लिए मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगा। लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो आग निकल गई। उसने देखा कि उसका दिल उसकी छाती से जल रहा था और एक पल में वह चला गया, मोमबत्ती से पतंगे की तरह जल गया, राख में बदल गया। वह अपने बच्चे के लिए रोई, उसके सीने पर एक मीठे मुंह का वादा, लेकिन उसके आंसू उसकी त्वचा को छूते ही भाप में बदल गए। ड्रैगन को जगाना चाहती हूं। भूत हॉलवे में पंक्तिबद्ध थे, राजाओं के फीके कपड़े पहने हुए। उनके हाथों में पीली आग की तलवारें थीं। उनके बाल चांदी के और सोने के और प्लैटिनम के सफेद बाल थे और उनकी आंखें ओपल और एमेथिस्ट, टूमलाइन और जेड थीं। तेज, वे चिल्लाए, तेज, तेज। वह दौड़ी, उसके पैर जहां भी छूते पत्थर को पिघला देते। तेज। भूत एक साथ चिल्लाए और वह चीखी और खुद को आगे की ओर फेंक दिया। दर्द का एक बड़ा चाकू उसकी पीठ को चीर गया और उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा फट गई है और जलते हुए खून की बदबू को सूंघी और पंखों की छाया देखी और डेनेरिस टारगरियन उड़ गई। ड्रैगन को जगाओ दरवाजा उसके सामने आ गया। लाल दरवाजा, इतना करीब, इतना करीब। हॉल उसके चारों ओर धुंधला था, ठंड पीछे हट रही थी और अब पत्थर चला गया था और वह डोथरा की समुद्र के पार उड़ गई, ऊंचा और ऊंचा। नीचे हरियाली लहरा रही थी और जो कुछ भी जीवित और सांस ले रहा था वह उसके पंखों की छाया से डरकर भाग गया। वह घर की गंध सूंघ सकती थी, वह उसे देख सकती थी। वहां उस दरवाजे के ठीक पीछे हरे भरे खेत और बड़े बड़े पत्थर के घर और उसे गर्म रखने के लिए हथियार। वहां उसने दरवाजा खोला, ड्रैगन और अपने भाई रेगर को देखा जो अपने कवच की तरह काले घोड़े पर सवार था। उसके हेलमेट की संकरी आंख की दरार से आग की लाल किरणें चमक रही थीं। आखिरी ड्रैगन, सरजोरा की आवाज धीमी आवाज में फुसफुसाई। आखिरी, आखिरी। डैनी ने अपना पॉलिश किया हुआ काला छज्जा उठाया। अंदर का चेहरा उसका अपना था। उसके बाद लंबे समय तक उसके अंदर सिर्फ दर्द, आग और सितारों की फुसफुसाहट थी। वह राख के स्वाद से जाग उठी। नहीं, उसने विलाप किया, नहीं, कृपया। खलीसी, जेकी उसके ऊपर मंडरा रही थी, एक डरी हुई हिरणी। तंबू छाया में भीगा हुआ था, स्थिर और बंद। राख के गुच्छे एक अंगीठी से ऊपर की ओर बह रहे थे और डैनी ने ऊपर धुएं के छेद से अपनी आंखों से उनका पीछा किया। उड़ना, उसने सोचा। मेरे पास पंख थे, मैं उड़ रही थी, लेकिन यह केवल एक सपना था। मेरी मदद करो, उसने उठने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया। मुझे लाओ। उसकी आवाज घाव की तरह कच्ची थी और वह सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या चाहती है। उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़कर उसके टुकड़ों से आस फिर से बनाया गया हो। मुझे चाहिए। हाँ, खलीसी। जिकवी तुरंत ही तंबू से भाग गई, चिल्लाते हुए। डैनी को चाहिए था कुछ, कोई। क्या? यह महत्वपूर्ण था, वह जानती थी। यह दुनिया की एकमात्र चीज थी जिसका महत्व था। वह अपनी तरफ लुढ़क गई और अपनी कोहनी को अपने पैरों के चारों ओर उलझे कंबल से लड़ते हुए अपने नीचे ले गई। हिलना बहुत मुश्किल था। दुनिया चक्कर खा रही थी। मुझे करना होगा। उन्होंने उसे कालीन पर पाया, अपने ड्रैगन अंडों की ओर रेंगते हुए। सर जोरा मोरमोंट ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वापस उसके सोने के रेशम के पास ले गया।
जबकि वह उसके खिलाफ कमजोर संघर्ष कर रही थी। वह खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। उसकी आवाज सुनते ही उसकी नौकरानियां दौड़ी हुई मुझे सर जोरा चाहिए खलीसी, और उसे उसके कंधों पर डाल दिया। और एक गर्म स्नान और मेरी मांझ डूर और यादें एक साथ उसके सामने आ गईं और वह लड़खड़ा गई। खल ड्रोगो, उसने खुद को मजबूर किया, उनके चेहरों को खौफ से देखते हुए। क्या वह खल जीवित है? ईरी ने चुपचाप उत्तर दिया। फिर भी डैनी ने उसकी आंखों में अंधेरा देखा जब उसने ये शब्द कहे, और जैसे ही उसने कहा वह पानी लाने के लिए भाग गई। वह डोरेह की ओर मुड़ी। मुझे बताओ। मैं सर जोरा को लाऊंगी, लिसेन, लड़की ने सिर झुकाकर तंबू से भागते हुए कहा। झिकी भी भाग जाती, लेकिन डैनी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे बंदी बना लिया। क्या है? मुझे पता होना चाहिए। ड्रोगो और मेरा बच्चा। उसे अब तक बच्चे की याद क्यों नहीं आई? मेरा बेटा रेगो, वह कहां है? मुझे वह चाहिए। उसकी दासी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। लड़का, वह जीवित नहीं रहा खलीसी। उसकी आवाज एक भयभीत फुसफुसाहट थी। डैनी ने उसकी कलाई छोड़ दी। मेरा बेटा मर चुका है, उसने सोचा जब जिकी तंबू से बाहर निकली। उसे किसी तरह पता चल गया था। उसे तब से पता था जब वह पहली बार झिक्की के आंसुओं से जागी थी। नहीं, उसे जागने से पहले ही पता चल गया था। उसका सपना अचानक और स्पष्ट रूप से वापस आया और उसे तांबे की त्वचा और लंबी चांदी सोने की चोटी वाला लंबा आदमी याद आया जो आग में जल रहा था। उसे रोना चाहिए, वह जानती थी, फिर भी उसकी आंखें राख की तरह सूखी थीं। वह अपने सपने में रोई थी और आंसू उसके गालों पर भाप बन गए थे। सारा दुख मुझसे झलकर राख हो गया है, उसने खुद से कहा। उसे दुख हुआ और फिर भी वह रेगो को उससे दूर जाते हुए महसूस कर सकती थी, जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ क्षण बाद सर जोरा और मेरी मांझ डूर अंदर आए और डैनी को दूसरे ड्रैगन के अंडों के ऊपर खड़ा पाया। दोनों अभी भी उनके सीने में थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वे भी उतने ही गर्म महसूस कर रहे हैं जितने वह जिसके साथ सोई थी, जो कि अजीब लग रहा था। सर जोरा, यहां आओ, उसने कहा। उसने उसका हाथ लिया और उसे लाल रंग के घुमावदार काले अंडे पर रख दिया। तुम्हें क्या लग रहा है? खोल चट्टान की तरह सख्त। शूरवीर सावधान था। तराजू, गर्मी नहीं, ठंडा पत्थर। उसने अपना हाथ दूर कर लिया। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको उठना चाहिए, जैसे कि आप कमजोर हैं? कमजोर? मैं मजबूत हूं, जोरा औरतें कहती हैं। वह लड़खड़ा गया और डैनी ने देखा कि कैसे मांस उस पर ढीला लटक रहा था और जब वह चलता था तो कैसे लंगड़ाता था। मुझे बताओ कि औरतें क्या कहती हैं। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसकी आंखें भयावह थीं। वे कहती हैं कि बच्चा था। वह इंतजार करती रही, लेकिन सर जोरा यह नहीं कह सका। उसका चेहरा शर्म से काला पड़ गया। वह खुद आधा शव लग रहा था। राक्षसी, मेरी मांझ डूर ने उसके लिए कहा। शूरवीर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। फिर भी डैनी ने उस क्षण में समझ लिया कि मागी अधिक शक्तिशाली और क्रूर था और अनंत रूप से अधिक खतरनाक। मुड़ गया। मैंने उसे खुद ही बाहर निकाला। वह छिपकली की तरह शल्कदार, अंधा, दुम के ठूंठ और चमगादड़ के पंखों जैसे छोटे चमड़े के पंख वाला था। जब मैंने उसे छुआ तो मांस हड्डी से अलग हो गया और अंदर वह कब्र के कीड़ों और भ्रष्टाचार की बदबू से भरा था। वह सालों से मरा हुआ था। अंधेरा, डैनी ने सोचा। भयानक अंधेरा उसे निगलने के लिए पीछे से आ रहा था। अगर वह पीछे देखती तो वह खो जाती। मेरा बेटा जीवित और मजबूत था जब सर जोरा ने मुझे इस तंबू में ले जाया, उसने कहा। मैं उसे लात मारते हुए, जन्म लेने के लिए संघर्ष करते हुए महसूस कर सकती थी। ऐसा हो सकता है, मेरी मांझ डूर ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे गर्भ से जो प्राणी निकला वह वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। मौत उस तंबू में थी, खलीसी। केवल छायाएं, सर जोरा ने कर्कश स्वर में कहा, लेकिन डैनी उसकी आवाज में संदेह सुन सकती थी। मैंने देखा मैगी, मैंने तुम्हें देखा, अकेले छायाओं के साथ नृत्य करते हुए। कब्र लंबी परछाइयां डालती है, आयरन लॉर्ड, मिरी ने कहा। लंबा और अंधेरा, और अंत में कोई रोशनी उन्हें रोक नहीं सकती।
सर जोरा ने उसके बेटे को मार दिया था। डैनी जानती थी उसने जो कुछ भी किया वह प्यार और वफादारी के लिए किया था। फिर भी वह उसे ऐसी जगह ले गया जहां कोई जीवित आदमी नहीं जाना चाहिए और उसके बच्चे को अंधेरे में खिला दिया। वह भी यह जानता था, भूरा चेहरा, खोखली आंखें, लंगड़ापन। परछाइयों ने आपको भी छुआ है सर जोरा, उसने उससे कहा। शूरवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। डैनी गॉडवाइफ की ओर मुड़ी। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि केवल मृत्यु ही जीवन की कीमत चुका सकती है। मुझे लगा कि आपका मतलब घोड़े से था। नहीं, मेरी माज डूर ने कहा, यह एक झूठ था जो आपने खुद से कहा था। आपको कीमत पता थी। क्या उसने किया था? क्या उसने किया था? अगर मैं पीछे देखूं तो मैं खो गया हूं। कीमत चुकाई गई थी, डैनी ने कहा। घोड़ा, मेरा बच्चा, क्वारो और कोथो, हैगो और कोहोलो, कीमत चुकाई गई और चुकाई गई और चुकाई गई। वह अपने तकिए से उठी। खल ड्रोगो कहां है? उसे मुझे दिखाओ। गॉड्स वाइफ, माएगी, ब्लडमेस, तुम जो भी हो, मुझे खाल ड्रोगो दिखाओ। मुझे दिखाओ कि मैंने अपने बेटे के जीवन से क्या खरीदा है। जैसा तुम कहो खलीसी, बूढ़ी औरत ने कहा। आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूं। डैनी जितना जानती थी उससे ज्यादा कमजोर थी। सर जोरा ने उसके चारों ओर एक हाथ डाला और उसे खड़े होने में मदद की। इसके लिए बाद में पर्याप्त समय है मेरी राजकुमारी, उसने धीरे से कहा। मैं उसे अभी देखूंगा सर जोरा। तंबू के अंधेरे के बाद बाहर की दुनिया चमकदार हो गई थी। सूरज पिघले हुए सोने की तरह जल रहा था और जमीन जली हुई और खाली थी। उसकी दासियां फल, शराब और पानी के साथ इंतजार कर रही थीं और झोगो सर जोरा को सहारा देने के लिए उसके करीब आ गई। चाय आ गई। एग्गो और राखारो पीछे खड़े थे। रेत पर सूरज की चमक, बच्चों की एक छोटी सी भीड़ उसे देखने के लिए इकट्ठा हुई थी और पीछे उसने महिलाओं को अपने काम में व्यस्त देखा और मुरझाए हुए बूढ़े थकी आंखों से सपाट नीले आसमान को घूरते हुए, खूनी मक्खियों को कमजोर तरीके से मारते हुए। गिनती करने पर पता चलता है कि 100 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं। जहां बाकी 40,000 लोगों ने अपना डेरा बनाया था, वहां अब सिर्फ हवा और धूल ही रह गई थी। ड्रोगो का खलासर चला गया है, उसने कहा। जो खाल सवारी नहीं कर सकता वह खाल नहीं है, जोगो ने कहा। दोथराकी केवल मजबूत का अनुसरण करते हैं, सर जोरा ने कहा। मुझे खेद है मेरी राजकुमारी, उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। को पोनो पहले चले गए, खुद को खाल पोनो नाम दिया और कई लोग उनके पीछे चले गए। झाको को भी ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। बाकी लोग रात रात भर बड़े और छोटे समूहों में खिसक गए। दोथराकी समुद्र पर 1 दर्जन नए खालसर हैं, जहां कभी केवल ड्रोगो थे। पुराने बने हुए हैं, एग्गो ने कहा, भयभीत, कमजोर और बीमार। और हम जिन्होंने कसम खाई थी, हम बने हुए हैं। उन्होंने खाल ड्रोगो के झुंड ले लिए। खलीसी, राखारो ने कहा, हम उन्हें रोकने के लिए बहुत कम थे। कमजोर से छीनना मजबूत का अधिकार है। मैगो ने उसे पकड़ लिया, जो अब खाल झाको का खून सवार है, झोगो ने कहा। उसने उसे ऊपर नीचे चढ़ाया और उसे अपने खाल को दे दिया और झाको ने उसे अपने दूसरे खून सवारों को दे दिया। वे 6 थे। जब वे उसके साथ काम कर चुके तो उन्होंने उसका गला काट दिया। यह उसका भाग्य था खलीसी, एग्गो ने कहा। अगर मैं पीछे देखता हूं तो मैं खो जाता हूं। यह एक क्रूर भाग्य था, डैनी ने कहा। फिर भी इतना क्रूर नहीं जितना कि माघो का होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुराने और नए देवताओं की कसम, मेमने के देवता और घोड़े के देवता और हर जीवित देवता की कसम, मैं पहाड़ों की मां और दुनिया के गर्भ की कसम खाता हूं। इससे पहले कि मैं उनके साथ काम खत्म करूं, मैगो और को झाको इरोह के लिए जो दया दिखाते थे उसके लिए विनती करेंगे। दोथराकी ने अनिश्चित नजरों का आदान प्रदान किया। खलीसी, दासी इरी ने समझाया, जैसे कि एक बच्चे को। झाको अब खाल है, जिसकी पीठ पर 20,000 सवार हैं। उसने अपना सिर उठाया। और मैं डेनेरीस स्टॉर्मबॉर्न हूं, हाउस टारगरियन की डेनेरीस, एगॉन द कॉन्करर और मेगोर द क्रूएल, और उनसे पहले पुरानी वेलेरिया के खून की। मैं ड्रैगन की बेटी हूं और मैं तुमसे कसम खाती हूं, ये लोग चीखते हुए मरेंगे। अब मुझे खाल ड्रोगो के पास ले चलो। वह नंगी लाल धरती पर लेटा हुआ था, सूरज को घूर रहा था। 1 दर्जन रक्त मक्खियां उसके शरीर पर बैठ गई थीं,
हालांकि वह उन्हें महसूस नहीं कर रहा था। डैनी ने उन्हें दूर भगाया और उसके बगल में घुटने टेक दिए। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह नहीं देख पा रहा था और वह तुरंत जान गई कि वह अंधा है। जब उसने उसका नाम फुसफुसाया तो उसने सुना नहीं। उसके सीने पर लगा घाव जितना कभी ठीक हो सकता था, उस पर लगा निशान भूरा और लाल और भयानक था। वह यहां अकेले धूप में क्यों है? उसने उनसे पूछा। उसे गर्मी पसंद है राजकुमारी, सर जोरा ने कहा। उसकी आंखें सूरज का अनुसरण करती हैं, हालांकि वह उसे नहीं देख पाता। वह एक तरह से चल सकता है। वह जहां भी तुम उसे ले जाओगे वहां जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं। अगर तुम उसके मुंह में खाना डालोगे तो वह खाएगा। अगर तुम उसके होठों पर पानी टपकाओगे तो वह पैश पिएगा। डैनी ने अपने माथे पर धीरे से सूरज और सितारों को चूमा और मेरी माज डूअर का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। तुम्हारे मंत्र महंगे हैं मैगी। वह जीवित है, मेरी माज डूअर ने कहा। तुमने जीवन मांगा, तुमने जीवन के लिए भुगतान किया। यह जीवन नहीं है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो ड्रोगो जैसा था। उसका जीवन हंसी था और एक आग के गड्ढे पर मांस भून रहा था और उसके पैरों के बीच एक घोड़ा था। उसका जीवन उसके हाथ में एक अरख था और उसके बालों में घंटियां बज रही थीं जब वह दुश्मन से मिलने के लिए निकला था। उसका जीवन उसके रक्त सवार मैं और वह बेटा था जिसे मैं उसे देने वाली थी। मेरी माज डूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कैसा था वैसा कब होगा? डैनी ने पूछा। जब सूरज पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा, सबाइया में अस्त होगा, मेरी माज डूर ने कहा। जब समुद्र सूख जाएंगे और पहाड़ हवा में पत्तों की तरह उड़ेंगे, जब तुम्हारा गर्भ फिर से सक्रिय हो जाएगा और तुम एक जीवित बच्चे को जन्म दोगी, तब वह वापस आएगा और उससे पहले नहीं। डैनी ने शेर जोरा और अन्य की ओर इशारा किया। हमें छोड़ दो, मैं इस मैगी से अकेले में बात करूंगी। मॉर्मोंट और डोथराकी पीछे हट गए। तुम्हें पता था, डैनी ने कहा जब वे चले गए। वह अंदर और बाहर से दर्द में थी। इससे महान चरवाहा क्रोधित हो गया। यह कोई भगवान का काम नहीं था, डैनी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं खो गई हूं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे भीतर के बच्चे की हत्या कर दी। दुनिया पर चढ़ने वाला घोड़ा अब किसी शहर को नहीं जलाएगा। उसका खलासर किसी राष्ट्र को धूल में नहीं मिलाएगा। मैंने तुम्हारे लिए बोला, उसने दुखी होकर कहा। मैंने तुम्हें बचाया। मुझे बचाया? लहजारीन महिला ने थूका। 3 सवारों ने मुझे ले लिया था, एक आदमी की तरह नहीं बल्कि पीछे से, जैसे एक कुत्ता एक कुतिया को ले जाता है। चौथा, मेरे अंदर था जब तुम सवार होकर गुजरे। फिर तुमने मुझे कैसे बचाया? मैंने अपने भगवान के घर को जलते देखा, जहां मैंने अनगिनत अच्छे लोगों को ठीक किया था। मेरा घर भी जला दिया और सड़क पर मैंने सिरों के ढेर देखे। मैंने एक बेकर का सिर देखा जिसने मेरी रोटी बनाई थी। मैंने एक लड़के का सिर देखा जिसे मैंने 3 छांद पहले ही डेडाई बुखार से बचाया था। मैंने बच्चों को रोते हुए सुना जब सवार उन्हें अपने कोड़ों से भगा रहे थे। मुझे फिर से बताओ कि तुमने क्या बचाया? तुम्हारा जीवन। मेरी माज डूर क्रूरता से हंसा। अपने खल को देखो और देखो कि जीवन का क्या मूल्य है जब बाकी सब चला गया है। डैनी ने अपने खास के आदमियों को बुलाया और उन्हें मेरी माज डूर को पकड़ने और उसके हाथ पैर बांधने का आदेश दिया, लेकिन मागी ने उसे ले जाते समय उस पर मुस्कुराया, जैसे कि वे कोई रहस्य साझा करते हो। एक शब्द और डैनी उसका सिर काट सकती थी, लेकिन फिर उसके पास क्या होगा? एक सिर? अगर जीवन बेकार था तो मृत्यु क्या थी? वे खल ड्रोगो को वापस उसके तंबू में ले गए और डैनी ने उन्हें एक टब भरने का आदेश दिया, और इस बार पानी में खून नहीं था। उसने उसे खुद नहलाया, उसकी बाहों और छाती से गंदगी और धूल को धोया, एक मुलायम कपड़े से उसका चेहरा साफ किया, उसके लंबे काले बालों को साबुन लगाया और उसमें से गांठों और उलझनों को कंघी करके तब तक निकाला जब तक कि वह फिर से चमक न उठे जैसा कि उसे याद था। उसके काम करने से पहले अंधेरा हो चुका था और डैनी थक चुकी थी। वह पानी पीने और खाने के लिए रुकी, लेकिन वह सिर्फ अंजीर चबाने और पानी का एक घूंट पीने तक ही सीमित रह सकी। नींद उसे राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन वह बहुत सो चुकी थी, सच में बहुत देर तक। वह इस रात के लिए ड्रोगो की आभारी थी, उन सभी रातों के लिए जो बीत चुकी थीं और अभी भी हो सकती हैं। जब वह उसे अंधेरे में ले गई,
तो उनकी पहली सवारी की याद उसके साथ थी, क्योंकि डोथराकी का मानना था कि मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण सभी काम खुले आसमान के नीचे किए जाने चाहिए। उसने खुद से कहा कि नफरत से भी शक्तिशाली शक्तियां हैं, और मागी ने अशाई में जो भी सीखा था उससे भी पुराने और सच्चे मंत्र हैं। रात काली और चांदनी थी, लेकिन ऊपर 1,00,000 सितारे चमक रहे थे। उसने इसे एक शगुन के रूप में लिया। घास की कोई नरम चादर उनका स्वागत नहीं कर रही थी, केवल कठोर धूल भरी जमीन थी जो नंगी और पत्थरों से बिखरी हुई थी। हवा में कोई पेड़ नहीं हिल रहा था, और पानी के कोमल संगीत के साथ उसके डर को शांत करने के लिए कोई धारा नहीं थी। डैनी ने खुद से कहा कि सितारे ही काफी होंगे। याद है ड्रोगो, उसने फुसफुसाया, हमारी पहली सवारी को याद करो, जिस दिन हमने शादी की थी। उस रात को याद करो जब हमने रेगो बनाया था। हमारे चारों ओर खलासर था और तुम्हारी आंखें मेरे चेहरे पर थीं। याद करो कि दुनिया के गर्भ में पानी कितना ठंडा और साफ था। याद रखो मेरे सूरज और सितारे। याद करो और मेरे पास वापस आओ। जन्म के बाद वह इतनी कच्ची और टूटी हुई हो गई थी कि वह उसे अपने अंदर नहीं ले सकती थी, जैसा कि वह चाहती थी। लेकिन डोरेह ने उसे दूसरे तरीके सिखाए थे। डैनी ने अपने हाथों, अपने मुंह, अपने स्तनों का इस्तेमाल किया। उसने उसे अपने नाखूनों से रगड़ा और उसे चूम लिया और फुसफुसाया और प्रार्थना की और उसे कहानियां सुनाई, और अंत में उसने उसे अपने आंसुओं से नहलाया। फिर भी ड्रोगो ने कुछ महसूस नहीं किया, न बोला न ही उठा। और जब एक खाली क्षितिज पर धुंधली सुबह हुई तो डैनी को पता था कि वह वास्तव में उसके लिए खो गया था। जब सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है, उसने उदास होकर कहा, जब समुद्र सूख जाता है और पहाड़ हवा में पत्तियों की तरह उड़ते हैं, जब मेरा गर्भ फिर से सक्रिय हो जाता है और मैं एक जीवित बच्चे को जन्म देती हूं, तब तुम वापस आओगे मेरे सूरज और सितारे, और इससे पहले नहीं। कभी नहीं, अंधेरा चिल्लाया, कभी नहीं, कभी नहीं। तंबू के अंदर डैनी को एक तकिया मिला, पंखों से भरा हुआ मुलायम रेशम। उसने इसे अपने सीने से लगा लिया और ड्रोगो के पास, अपने सूरज और सितारों के पास वापस चली गई। अगर मैं पीछे देखता हूं तो मैं खो जाता हूं। चलने में भी दर्द होता था, और वह सोना चाहती थी और सपने नहीं देखना चाहती थी। वह घुटनों के बल बैठी, ड्रोगो के होठों को चूमा और कुशन को उसके चेहरे पर दबा दिया। टी टायरियन, अरे उनके पास मेरा बेटा है, टाइविन लैनिस्टर ने कहा। वे करते हैं मेरे प्रभु। थकावट के कारण दूत की आवाज धीमी हो गई थी। उसके फटे सरकोट की छाती पर क्रैकहॉल का धारीदार सुअर सूखे खून से आधा छिपा हुआ था। आपके बेटों में से एक, टायरियन ने सोचा। उसने शराब का एक घूंट लिया और जैमे के बारे में सोचते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। जब उसने अपना हाथ उठाया तो दर्द उसकी कोहनी से होकर गुजरा। उसे युद्ध के अपने संक्षिप्त स्वाद की याद दिला दी। वह अपने भाई से प्यार करता था। एकमात्र ध्वनि लंबे हवादार कॉमन रूम के अंत में चूल्हे में जल रहे लकड़ियों की चटकने और फुफकारने की थी। दक्षिण की ओर लंबे अथक ड्राइव की कठिनाइयों के बाद एक सराय में एक रात बिताने की संभावना ने भी टायरियन को बहुत खुश कर दिया था। हालांकि वह चाहता था कि यह फिर से वह सराय न हो, इसकी सारी यादों के साथ। उनके पिता ने एक कठिन परीक्षा निर्धारित की थी गति, और इसने अपना असर दिखाया था। युद्ध में घायल हुए लोग जितना हो सका उतना आगे बढ़ते रहे, या फिर उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। हर सुबह वे कुछ और लोगों को सड़क के किनारे छोड़ देते थे जो कभी नहीं उठने के लिए सो जाते थे। हर दोपहर कुछ और लोग रास्ते में गिर जाते थे, और हर शाम कुछ और लोग अकेले शाम के अंधेरे में चले जाते थे। टायरियन उनके साथ जाने के लिए आधे अधूरे मन से तैयार था। वह ऊपर की मंजिल पर था, पंखों के बिस्तर के आराम और उसके बगल में शे के शरीर की गर्मी का आनंद ले रहा था, जब उसके अनुचर ने उसे यह कहने के लिए जगाया कि एक घुड़सवार रिवर रन की भयानक खबर लेकर आया है। तो यह सब व्यर्थ था। दक्षिण की ओर भागना, अंतहीन मजबूर मार्च, सड़क के किनारे छोड़े गए शव, सब व्यर्थ। रॉब स्टार्क कई दिन पहले रिवर रन पहुंच गया था। यह कैसे हो सकता है? सर हैरिस स्विफ्ट ने विलाप किया। कैसे? विस्परिंग वुड के
बाद भी आपने रिवररन को लोहे से घेर रखा था, जिसके चारों ओर एक महान सेना थी। किस पागलपन ने सर जैमे को अपने आदमियों को 3 अलग-अलग खेमों में विभाजित करने का फैसला करने पर मजबूर किया? निश्चित रूप से वह जानता था कि यह उन्हें कितना कमजोर बना देगा। तुमसे बेहतर तुम थोड़ी हीन कायर, टायरियन ने सोचा। जैमे ने रिवररन को खो दिया होगा, लेकिन उसे अपने भाई को स्विफ्ट जैसों द्वारा बदनामी सुनते हुए गुस्सा आया। एक बेशर्म चाटुकार, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी समान रूप से थोड़ी हीन बेटी की शादी सर केविन से करना और इस तरह खुद को लैनिस्टर्स से जोड़ना था। मैं भी ऐसा ही करता, उसके चाचा ने जवाब दिया, टायरियन की तुलना में काफी अधिक शांति से। आपने रिवररन को कभी नहीं देखा है सर हैरिस। नदियां एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बनाती हैं, और जब खतरा मंडराता है तो टुली अपने जलद्वार को ऊपर की ओर खोल देते हैं, ताकि तीसरी ओर एक चौड़ी खाई बन जाए, जिससे रिवररन एक द्वीप में बदल जाए। दीवारें पानी से सीधी उठती हैं, और उनके टावरों से रक्षकों को आसपास के कई लीगों तक विपरीत तटों का एक प्रभावशाली दृश्य दिखाई देता है। सभी पहुंच को काटने के लिए एक घेराबंदी करने वाले को एक शिविर टम्बलस्टोन के उत्तर में, एक रेड फोर्ट के दक्षिण में, और तीसरा नदियों के बीच खाई के पश्चिम में लगाना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। कोई नहीं। सर केविन सच कह रहे हैं मेरे लॉर्ड्स, कुरियर ने कहा। हमने शिविरों के चारों ओर नुकीले खूंटों की बाड़ बनाई थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। सर जैमे उनसे निपटने के लिए पिछली रात बाहर गए थे। खैर, जिनके बारे में हमें लगा कि वे वही हैं। हमें बताया गया कि स्टार्क की सेना ग्रीन फोर्ट के पूर्व में दक्षिण की ओर मार्च कर रही थी। और आपके बाहरी लोग? सर ग्रेगर क्लेगन का चेहरा शायद चट्टान से तराशा गया था। चूल्हे की आग ने उनकी त्वचा को एक उदास नारंगी रंग दिया और उनकी आंखों के खोखलेपन में गहरी छाया डाल दी। उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने तुम्हें कोई चेतावनी नहीं दी। खून से सने संदेशवाहक ने अपना सिर हिलाया। हमारे बाहरी लोग गायब हो रहे थे। हमने सोचा कि यह मार्क पाइपर का काम है। जो वापस आए, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जो व्यक्ति कुछ नहीं देखता, उसकी आंखों का कोई उपयोग नहीं है, माउंटेन ने घोषणा की। उन्हें काटकर अपने अगले बाहरी व्यक्ति को दे दो। उसे बताओ कि तुम आशा करते हो कि 4 आंखें 2 से बेहतर देख सकती हैं, और यदि नहीं तो उसके बाद वाले व्यक्ति के पास 6 होंगी। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर ने सर ग्रेगर का अध्ययन करने के लिए अपना चेहरा घुमाया। टायरियन ने अपने पिता की पुतलियों से चमकती हुई सोने की एक चमक देखी, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था कि यह नजर स्वीकृति की थी या घृणा की। लॉर्ड टाइविन अक्सर परिषद में चुप रहते थे, बोलने से पहले सुनना पसंद करते थे, एक आदत जिसे टायरियन ने खुद भी अपनाने की कोशिश की। फिर भी यह चुप्पी उनके लिए भी असामान्य थी, और उनकी शराब अछूती थी। आपने कहा कि वे रात में आए थे, सर केविन ने संकेत दिया। आदमी ने थका हुआ सिर हिलाया। ब्लैकफिश ने हमारे पहरेदारों को काटकर और मुख्य हमले के लिए बाड़ों को हटाकर आगे की ओर कदम बढ़ाए। जब तक हमारे लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है, घुड़सवार खाई के किनारों पर चढ़ रहे थे और हाथों में तलवारें और मशालें लेकर शिविर में सरपट दौड़ रहे थे। मैं नदियों के बीच पश्चिमी शिविर में सो रहा था। जब हमने लड़ाई की आवाज सुनी और तंबुओं पर गोलीबारी होते देखी, तो लॉर्ड ब्रेक्स हमें राफ्ट तक ले गए और हमने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन धारा ने हमें नीचे की ओर धकेल दिया और टुल्ली ने अपनी दीवारों पर लगे गुलेल से हम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि एक राफ्ट जलकर राख हो गई और 3 अन्य पलट गईं। लोग नदी में बह गए और डूब गए, और जो लोग नदी पार करने में सफल हुए, उन्होंने पाया कि स्टार्क नदी के किनारे उनका इंतजार कर रहे थे। सर फ्लेमेंट ब्रेक्स ने एक चांदी और बैंगनी रंग का टैबर्ड पहना हुआ था और एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे थे जो यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। मेरे प्रभु पिता, क्षमा करें मेरे प्रभु, दूत ने कहा। जब लॉर्ड ब्रेक्स की नाव पलटी तो वह कवच पहने हुए थे। वह बहुत बहादुर थे। वह मूर्ख थे। टायरियन ने अपने प्याले को घुमाते हुए और नीचे की ओर देखते हुए सोचा, रात में एक कच्ची नाव पर कवच पहने हुए और दूसरी तरफ दुश्मन की प्रतीक्षा करते हुए नदी पार करना, अगर यही बहादुरी थी तो वह हर बार कायरता को ही स्वीकार करता। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लॉर्ड ब्रेक्स ने विशेष रूप से वीरता महसूस की होगी
जब उनके स्टील के वजन ने उन्हें काले पानी के नीचे खींच लिया था। नदियों के बीच का शिविर भी खत्म हो गया था, संदेशवाहक कह रहा था। जब हम पार करने की कोशिश कर रहे थे तो पश्चिम से और स्टार्क्स आए, बख्तरबंद घोड़ों के 2 स्तंभ। मैंने लॉर्ड अंबर की विशालकाय जंजीरों और मैलेस्टर ईगल को देखा, लेकिन यह लड़का था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। उसके साथ एक राक्षसी भेड़िया दौड़ रहा था। मैं वहां देखने के लिए नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जानवर ने 4 लोगों को मार डाला और 1 दर्जन घोड़ों को चीर दिया। हमारे भालेबाजों ने एक ढाल की दीवार खड़ी कर दी और उनके पहले हमले का सामना किया, लेकिन जब टुल्ली ने उन्हें उलझा हुआ देखा तो उन्होंने रिवररन के द्वार खोल दिए और टाइटोस ब्लैकवुड ने ड्रॉब्रिज के पार एक उड़ान भरी और उन्हें पीछे से पकड़ लिया। भगवान हमें बचाए, लॉर्ड लेफोर्ड ने कसम खाई। रेड जोन अंबर ने घेराबंदी के लिए बनाए जा रहे टावरों को गिरा दिया और लॉर्ड ब्लैकवुड ने सर एडम्यूड टुल्ली को अन्य बंदियों के बीच जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया और उन सभी को लेकर भाग गया। हमारा दक्षिणी शिविर सर फोर्ले प्रेस्टर की कमान में था। जब उसने देखा कि अन्य शिविर खो गए हैं तो वह 2000 भाले और उतने ही धनुर्धारियों के साथ अच्छी तरह से पीछे हट गया, लेकिन टायरोशी भालाधारी जिसने अपने फ्री राइडर्स का नेतृत्व किया, उसने अपने बैनरों को तोड़ दिया और दुश्मन के पास चला गया। उस आदमी को शाप दो। उसके चाचा केविन आश्चर्यचकित होने से ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने जैमी को चेतावनी दी थी कि उस पर भरोसा न करें। जो सिक्कों के लिए लड़ता है वह केवल अपने पर्स के प्रति वफादार होता है। लॉर्ड टाइविन ने अपनी ठुड्डी के नीचे अपनी उंगलियां आपस में घुमाई। सुनते समय केवल उसकी आंखें हिल रही थीं। उसकी चमचमाती सुनहरी मूंछें उसके चेहरे को इतना स्थिर बना रही थीं कि वह शायद एक मुखौटा हो, लेकिन टायरियन अपने पिता के मुंडा सिर पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें देख सकता था। यह कैसे हो सकता है? सर हैरिस स्विफ्ट ने फिर से विलाप किया। सर जैमी को पकड़ लिया गया, घेराबंदी टूट गई, यह एक आपदा है। सर एडम मारब्रांड ने कहा, मुझे यकीन है कि हम सभी आपके आभारी हैं कि आपने स्पष्ट बात बताई सर हैरिस। सवाल यह है कि हम इसके बारे में क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? जैमी की सेना पूरी तरह से मारी गई है या ले जाई गई है या भागने पर मजबूर कर दी गई है और स्टार्क और टुल्ली हमारी आपूर्ति की रेखा के ठीक सामने बैठे हैं। हम पश्चिम से कटे हुए हैं। अगर वे चाहें तो कैस्टरली रॉक पर मार्च कर सकते हैं और उन्हें कौन रोक सकता है? मेरे प्रभु, हम हार गए हैं। हमें शांति के लिए मुकदमा करना चाहिए। शांति? टायरियन ने सोच समझकर अपनी शराब घुमाई, एक गहरी घूंट ली और अपना खाली प्याला फर्श पर फेंक दिया, जहां वह 1000 टुकड़ों में बिखर गया। यह आपकी शांति है सर हैरिस। मेरे प्यारे भतीजे ने इसे हमेशा के लिए तोड़ दिया जब उसने लॉर्ड एडार्ड के सिर के साथ रेड कीप को सजाने का फैसला किया। अब आपको रॉब स्टार्क को शांति बनाने के लिए मनाने की तुलना में उस प्याले से शराब पीना आसान लगेगा। वह जीत रहा है या आपने ध्यान नहीं दिया? 2 लड़ाइयां मिलकर युद्ध नहीं बनती, सर एडम ने जोर देकर कहा। हम हारे नहीं हैं। मुझे इस स्टार्क लड़के के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने का मौका मिलना चाहिए। शायद वे युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाएं और हमें अपने कैदियों के बदले में उनके कैदियों को देने की अनुमति दें, लॉर्ड लेफोर्ड ने कहा। जब तक वे 3 के लिए 1 का व्यापार नहीं करते, तब तक हम उन तराजू पर हल्के ही रहेंगे, टायरियन ने तीखे स्वर में कहा। और हम अपने भाई के लिए क्या पेश करें? लॉर्ड एडार्ड का सड़ा हुआ सिर। मैंने सुना था कि रानी सेर्सी के पास हैंड की बेटियां हैं, लेफोर्ड ने उम्मीद से कहा। अगर हम लड़के को उसकी बहनें वापस दे दें सर, एडम ने तिरस्कार पूर्वक कहा। 2 लड़कियों के लिए जैमी लैनिस्टर की जान का सौदा करने के लिए उसे बिल्कुल गधा बनना पड़ेगा। तो हमें सर जैमी को फिरौती देनी होगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, लॉर्ड लेफोर्ड ने कहा। टायरियन ने अपनी आंखें घुमाई। अगर स्टार्क को सोने की जरूरत महसूस होती है तो वे जैमी के कवच को पिघला सकते हैं। अगर हम युद्ध विराम की मांग करेंगे तो वे हमें कमजोर समझेंगे, सर एडम ने तर्क दिया। हमें तुरंत उन पर चढ़ाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से दरबार में हमारे मित्रों को नए सैनिकों के साथ हमारे साथ शामिल होने के लिए राजी किया जा सकता है, सर हैरिस ने कहा। और कोई व्यक्ति कैस्टरली रॉक में वापस आकर एक नई सेना खड़ी कर सकता है। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनके पास मेरा बेटा है, उसने एक बार फिर कहा।
ऐसी आवाज में जो बकबक को ऐसे चीर रही थी जैसे तलवार चर्बी में से निकल रही हो। मुझे छोड़ दो, तुम सब। हमेशा आज्ञाकारी आत्मा टायरियन बाकी लोगों के साथ जाने के लिए उठा ही आया, लेकिन उसके पिता ने उसे देखा। तुम नहीं टायरियन, रुको, और तुम भी केविन, तुम सब बाहर जाओ। टायरियन ने खुद को बेंच पर वापस ले लिया, चौंक कर अवाक हो गया। सर केविन कमरे को पार करके शराब के पीपों के पास गया। चाचा, टायरियन ने पुकारा, अगर आप इतने दयालु हो, यहां। उसके पिता ने उसे अपना प्याला दिया, शराब को छुआ नहीं। अब टायरियन वास्तव में हैरान था। उसने पी लिया। लॉर्ड टाइवन बैठ गए। स्टार्क के बारे में तुम्हारा कहना सही है। जिंदा, हम लॉर्ड एडार्ड का इस्तेमाल विंटरफेल और रिवरन के साथ शांति स्थापित करने के लिए कर सकते थे। एक ऐसी शांति जो हमें रॉबर्ट के भाइयों से निपटने के लिए समय देती। मरा हुआ। उसका हाथ मुट्ठी में सिमट गया। पागलपन, पागलपन। जॉफ अभी लड़का ही है, टायरियन ने बताया। इस उम्र में मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। उसके पिता ने उसे तीखी नजर से देखा। मुझे लगता है कि हमें आभारी होना चाहिए कि उसने अभी तक किसी वेश्या से शादी नहीं की है। टायरियन ने अपनी शराब की चुस्की ली, यह सोचते हुए कि अगर लॉर्ड टाइवन ने उसके चेहरे पर प्याला फेंका तो वह कैसा दिखेगा। हमारी स्थिति, जितनी आप जानते हैं, उससे भी बदतर है, उसके पिता ने कहा। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक नया राजा है। सर केविन हैरान दिखे। एक नया कौन? उन्होंने जोफ्रे के साथ क्या किया है? लॉर्ड टाइवन के पतले होठों पर अरुचि की हल्की झलक दिखाई दी। कुछ नहीं, अभी तक। मेरा पोता अभी भी आयरन सिंहासन पर बैठा है, लेकिन हिजड़े ने दक्षिण से फुसफुसाहट सुनी है। रेनली बैराथियन ने पिछले पखवाड़े हाई गार्डन में मार्गरी टायरेल से शादी की और अब उसने ताज का दावा किया है। दुल्हन के पिता और भाइयों ने घुटने टेक दिए मैम, और उसे अपनी तलवारें सौंप दी हैं। ये गंभीर समाचार से बोए हैं। जब सर केविन ने भौहें सिकोड़ी तो उसके माथे की झुर्रियां घाटियों की तरह गहरी हो गईं। मेरी बेटी हमें राजा रेनली और नाइट ऑन ऑफ फ्लावर्स के खिलाफ रेड कीप की रक्षा करने के लिए तुरंत किंग्स लैंडिंग के लिए कूच करने का आदेश देती है। उसका मुंह कड़ा हो गया। हमें आदेश देती है, ध्यान रहे, राजा और परिषद के नाम पर। राजा जोफ्रे इस खबर को कैसे ले रहे हैं? टायरियन ने एक निश्चित काले मनोरंजन के साथ पूछा। सेर्सी ने अभी तक उसे बताना उचित नहीं समझा है, लॉर्ड टाइवन ने कहा। उसे डर है कि वह खुद रेनली के खिलाफ मार्च करने पर जोर दे सकता है। किस सेना के साथ? टायरियन ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे यह देने की योजना नहीं बना रहे हैं। वह सिटी वॉच का नेतृत्व करने की बात करता है, लॉर्ड टाइवन ने कहा। मैंने सोचा था कि तुम ही मोटली के लिए बने हो टायरियन, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। क्यों पिताजी? टायरियन ने कहा। यह लगभग प्रशंसा की तरह लगता है। वह ध्यान से आगे झुका। स्टैनिस का क्या? वह बड़ा है, रेनली नहीं। वह अपने भाई के दावे के बारे में कैसा महसूस करता है? उसके पिता ने भौहें सिकोड़ी। मैंने शुरू से ही महसूस किया है कि स्टैनिस बाकी सभी से ज्यादा खतरा है, फिर भी वह कुछ नहीं करता। ओह, वैरीज उसकी फुसफुसाहट सुनता है। स्टैनिस जहाज बना रहा है, स्टैनिस भाड़े के सैनिक रख रहा है, स्टैनिस अशाई से एक शैडो बाइंडर ला रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इसमें से कुछ भी सच है? उसने चिढ़कर कंधे उचकाए। केविन, हमें नक्शा लाओ। सर केविन ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। लॉर्ड टाइवन ने चमड़े को खोलकर उसे चिकना किया। जैमी ने हमें बुरी तरह से छोड़ दिया है। रूस बोल्टन और उसके बचे हुए लोग हमारे उत्तर में हैं। हमारे दुश्मनों ने ट्विंस और मोर्ट कैलन को पकड़ रखा है। रॉब स्टार्क पश्चिम में बैठा है, इसलिए हम लैनीस्पोर्ट और रॉक की ओर तब तक पीछे नहीं हट सकते जब तक कि हम युद्ध करने का विकल्प न चुने। जैमी को ले जाया गया है और सभी उद्देश्यों के लिए उसकी सेना का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मायर के थोरोस और बेरिक डोंडारियन हमारे चारागाह दलों को परेशान करना जारी रखते हैं। हमारे पूर्व में हमारे पास एरिन है, स्टैनिस बैराथियन ड्रैगनस्टोन पर बैठा है, और दक्षिण में हाई गार्डन एंड स्टॉर्म एंड अनस्थम अपने सैन्य बैनर बुला रहे हैं। टायरियन ने कुटिलता से मुस्कुराया। हिम्मत रखो पिता, कम से कम रेगर टारगेरियन अभी भी मर चुका है। मुझे उम्मीद थी कि शायद आपके पास हमें मजाक से ज्यादा कुछ देने के लिए हो टायरियन, लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर ने कहा। सर केविन ने नक्शे को देखा।
माथे पर शिकन आ गई। रॉब स्टार्क के पास अब एडमियो टूली और ट्राइडेंट के लॉर्ड्स होंगे। उनकी संयुक्त शक्ति हमारी शक्ति से ज्यादा हो सकती है। और रूस बोल्टन के साथ हमारे पीछे टाइविन। अगर हम यहां रहे तो मुझे डर है कि हम 3 सेनाओं के बीच फंस सकते हैं। मेरा यहां रहने का कोई इरादा नहीं है। रेनली बैराथियन के हाई गार्डन से मार्च करने से पहले हमें युवा लॉर्ड स्टार्क के साथ अपना काम पूरा करना होगा। बोल्टन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह एक सतर्क व्यक्ति है और हमने उसे ग्रीन फोर्ट पर और भी ज्यादा सतर्क बना दिया है। वह पीछा करने में धीमा होगा। इसलिए कल हम हैरनहाल के लिए निकलेंगे। केवन, मैं चाहता हूं कि सर एडम के बाहरी लोग हमारी हरकतों पर नजर रखें। उसे जितने आदमी चाहिए उतने दे दो और उन्हें 4 के समूहों में भेज दो। मैं किसी को गायब नहीं होने दूंगा। जैसा आप कहते हैं मेरे प्रभु, लेकिन हैरनहाल क्यों? वह एक भयावह बदकिस्मत जगह है। कुछ लोग इसे शापित कहते हैं। उन्हें जाने दो, लॉर्ड टाइवन ने कहा। सर ग्रेगर को छोड़ो और उसे उसके लुटेरों के साथ हमारे आगे भेजो। वर्गो होट और उसके फ्री राइडर्स को भी भेजो, और सर एमोरी लॉर्ड को भी। प्रत्येक के पास 300 घोड़े होने चाहिए। उनसे कहो कि मैं भगवान की आंख से लेकर लाल कांटे तक नदी के किनारों को जलते हुए देखना चाहता हूं। वे जल जाएंगे मेरे प्रभु, सर केवन ने उठते हुए कहा। मैं आदेश दूंगा। उसने सिर झुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वे अकेले थे, लॉर्ड टाइवन ने टायरियन की ओर देखा। तुम्हारे जंगली लोग थोड़ी लूटपाट का आनंद ले सकते हैं। उन्हें बताओ कि वे वर्गो होट के साथ सवारी कर सकते हैं और अपनी पसंद की लूट कर सकते हैं। सामान, स्टॉक, महिलाएं, वे जो चाहे ले सकते हैं और बाकी को जला सकते हैं। शग्गा और टिमट को लूटपाट करना सिखाना मुर्गे को बांग देना सिखाने जैसा है, टायरियन ने टिप्पणी की। लेकिन मैं उन्हें अपने साथ रखना पसंद करूंगा। वे भले ही असभ्य और अनियंत्रित हों, फिर भी जंगली लोग उसके थे और वह अपने पिता के किसी भी आदमी से ज्यादा उन पर भरोसा करता था। वह उन्हें सौंपने वाला नहीं था। तो बेहतर होगा कि तुम उन्हें नियंत्रित करना सीखो। मैं शहर को लूटने नहीं दूंगा। शहर? टायरियन भ्रमित था। वह कौन सा शहर होगा? किंग्स लैंडिंग। मैं तुम्हें अदालत में भेज रहा हूं। यह आखिरी चीज थी जिसकी टायरियन लैनिस्टर ने कभी उम्मीद नहीं की होगी। उसने अपनी शराब के लिए हाथ बढ़ाया और एक पल के लिए विचार करते हुए उसने घूंट भरी। और मुझे वहां क्या करना है? शासन करो, उसके पिता ने रूखेपन से कहा। टायरियन हंस पड़ा। मेरी प्यारी बहन के पास इस बारे में कहने के लिए 1-2 शब्द हो सकते हैं। उसे जो कहना है कहने दो। उसके बेटे को संभालने की जरूरत है इससे पहले कि वह हम सबको बर्बाद कर दे। मैं परिषद के उन मूर्खों को दोषी ठहराता हूं। हमारे मित्र पीटर, आदरणीय ग्रैंड मास्टर, और वह बेशर्म चमत्कार लॉर्ड वैरीज। वे जोफ्रे को किस तरह की सलाह दे रहे हैं जब वह एक मूर्खता से दूसरी मूर्खता की ओर बढ़ रहा है? इस जानो स्लिंट को लॉर्ड बनाने का विचार किसका था? उस आदमी का पिता एक कसाई था और उन्होंने उसे हैरनहाल दिया। हैरनहाल वह राजाओं की सीट थी। ऐसा नहीं है कि वह कभी भी उसके अंदर पैर रखेगा, अगर मेरी बात मानी जाए। मुझे बताया गया है कि उसने अपने प्रतीक के लिए खूनी भाला लिया। एक खूनी क्लीवर मेरी पसंद होती। उसके पिता ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की थी, फिर भी टायरियन उसकी सुनहरी आंखों में क्रोध देख सकता था। और सेल्मी को बर्खास्त करना, इसमें समझदारी कहां थी? हां, वह आदमी बूढ़ा था, लेकिन बैरिस्टन द बोल्ड का नाम अभी भी राज्य में अर्थ रखता है। उसने जिस किसी की भी सेवा की, उसे सम्मान दिया। क्या कोई हाउंड के बारे में भी ऐसा ही कह सकता है? तुम अपने कुत्ते को मेज के नीचे हड्डियां खिलाते हो, तुम उसे ऊंची बेंच पर अपने बगल में नहीं बिठाते। उसने टायरियन के चेहरे पर उंगली उठाई। अगर सीएरसी लड़के को नहीं रोक सकती तो तुम्हें रोकना चाहिए। और अगर ये पार्षद हमें धोखा दे रहे हैं, टायरियन जानता था। स्पाइक्स, उसने आह भरी। सिर, दीवारें। मुझे लगता है कि तुमने मुझसे कुछ सबक सीखे हैं। जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा, पिताजी, टायरियन ने शांति से उत्तर दिया। उसने अपनी शराब खत्म की और कप को एक तरफ रख दिया, विचारमग्न। उसका एक हिस्सा, जितना वह स्वीकार करना चाहता था, उससे कहीं ज्यादा खुश था। दूसरा हिस्सा नदी के ऊपर की लड़ाई को याद कर रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे फिर से बाईं ओर पकड़ने के लिए भेजा जा रहा है। मैं ही क्यों? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा।
मेरे चाचा क्यों नहीं? सर एडम या सर फ्लेमेंट या लॉर्ड सेरेट क्यों नहीं? कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं? लॉर्ड टाइविन अचानक उठ खड़ा हुआ। तुम मेरे बेटे हो। तभी उसे पता चला तुमने उसे खोया हुआ समझ लिया है। उसने सोचा, तुम खूनी कमीने, तुम्हें लगता है कि जैमी मर चुका है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही बचा हूं। टायरियन उसे थप्पड़ मारना चाहता था, उसके चेहरे पर थूकना चाहता था, अपना खंजर निकालना चाहता था और उसका दिल काटकर देखना चाहता था कि क्या यह पुराने कठोर सोने से बना है, जिस तरह छोटे लोग कहते हैं। फिर भी वह वहीं बैठा रहा, चुप और स्थिर। लॉर्ड टाइविन के कमरे को पार करते समय टूटे कप के टुकड़े उसके पिता की एड़ियों के नीचे चरमरा रहे थे। एक आखिरी बात उसने दरवाजे पर कहा। छत कम थी, लेकिन बौने के लिए यह कोई कमी नहीं थी। खिड़की से वह अपने पिता द्वारा यार्ड में स्थापित की गई सूली को देख सकता था। जब भी रात में हवा चलती थी, सराय के मालिक का शरीर धीरे धीरे अपनी रस्सी पर घूमता था। उसका मांस उतना ही पतला और खुरदुरा हो गया था जितना लैनिस्टर उम्मीद करता है। शे ने नींद में बड़बड़ाया और जब वह पंखदार बिस्तर के किनारे पर बैठा तो उसकी ओर लुढ़क गया। उसने अपना हाथ कंबल के नीचे सरकाया और एक नरम स्तन को सहलाया और उसकी आंखें खुल गईं। महाशय, उसने नींद भरी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने महसूस किया कि उसके निप्पल सख्त हो गए हैं तो टायरियन ने उसे चूमा। मैं तुम्हें किंग्स लैंडिंग ले जाने का मन बना रहा हूं स्वीटलिंग, उसने फुसफुसाया। टी जॉन, वह घोड़ी धीरे से चिल्लाई क्योंकि जॉन स्नो ने कस दिया था। आराम से प्यारी महिला, उसने नरम आवाज में कहा। उसे एक स्पर्श के साथ शांत कर दिया। हवा अस्तबल में फुसफुसाती रही। उसके चेहरे पर एक ठंडी मृत सांस थी, लेकिन जॉन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना रोल काठी पर बांधा। उसकी जख्मी उंगलियां सख्त और अनाड़ी थीं। भूत, उसने धीरे से पुकारा, मेरे लिए। और भेड़िया वहां था। मेरे रास्ते से हट जाओ सैम। जॉन, तुम नहीं हट सकते, सैम ने कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, जॉन ने उससे कहा। एक तरफ हट जाओ सैम, या मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। तुम नहीं हटोगे, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कृपया। जॉन ने अपने घोड़े की नाल लगाई और घोड़ी दरवाजे की ओर भागी। एक पल के लिए सैम अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका चेहरा उसके पीछे चंद्रमा की तरह गोल और पीला था। उसका मुंह आश्चर्य से चौड़ा होता हुआ ओ था। आखिरी क्षण में जब वे लगभग उसके पास थे, वह एक तरफ कूद गया जैसा कि जॉन जानता था कि वह करेगा। लड़खड़ा गया और गिर गया। घोड़ी उसके ऊपर से छलांग लगाकर रात में बाहर निकल गई। जॉन ने अपने भारी लबादे का हुड उठाया और घोड़े को उसकी पीठ दी। कैसल ब्लैक चुप, कोई भी उसे जाते हुए नहीं देख सकता था, कोई भी नहीं, केवल सैम टार्ली, जो पुराने अस्तबल की धूल में अपने पैरों पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि सैम ने इस तरह गिरकर खुद को चोट नहीं पहुंचाई होगी। वह इतना भारी और इतना भद्दा था कि कलाई टूट जाना या टखने में मोच आना उसके स्वभाव के अनुसार ही था। मैंने उसे चेतावनी दी थी, जॉन ने जोर से कहा। वैसे भी इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी जली हुई हथेली को मोड़ते हुए सवारी की और जख्मी उंगलियों को खोला और बंद किया। वे अभी भी उसे दर्द दे रही थीं, लेकिन पट्टियां उतारना अच्छा लग रहा था। जब वह किंग्स रोड की घुमावदार रिबन के साथ चल रहा था तो चांदनी की रोशनी पहाड़ियों को चांदी की तरह चमका रही थी। उन्हें दीवार से जितना हो सके उतना दूर जाने की जरूरत थी, इससे पहले कि वे समझें कि वह चला गया है। अगले दिन वह सड़क छोड़ देगा और पीछा करने से बचने के लिए खेतों, झाड़ियों और नदियों के बीच से निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल गति धोखे से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसा नहीं था कि वे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वह कहां जा रहा है। बूढ़ा भालू सुबह जल्दी उठने का आदी था, इसलिए जॉन के पास भोर तक उसके और दीवार के बीच जितना संभव हो सके उतना अंतर रखने का समय था। अगर सैम टार्ली ने उसे धोखा नहीं दिया। मोटा लड़का कर्तव्यनिष्ठ था और आसानी से डर जाता था, लेकिन वह जॉन को भाई की तरह प्यार करता था। अगर सैम से पूछताछ की जाती तो निस्संदेह वह उन्हें सच बता देता, लेकिन जॉन कल्पना नहीं कर सकता था कि वह किंग्स टॉवर के सामने गार्डों का सामना करके मॉरमॉन्ट को नींद से जगाएगा। जब जॉन रसोई से बूढ़े भालू का नाश्ता लाने के लिए नहीं आया,
वे उसकी कोठरी में देखते और बिस्तर पर लॉन गक्लॉ को पाते। इसे छोड़ना कठिन था, लेकिन जॉन सम्मान के लिए इतना खोया नहीं था कि इसे अपने साथ ले जाए। यहां तक कि जोरा मोरामोंट ने भी ऐसा नहीं किया था जब वह अपमानित होकर भाग गया था। निस्संदेह लॉर्ड मोरामोंट को ब्लेड के लिए कोई और अधिक योग्य व्यक्ति मिल जाएगा। जॉन को बूढ़े आदमी के बारे में सोचकर बुरा लगा। वह जानता था कि उसका परित्याग उसके बेटे के अपमान के अभी भी कच्चे घाव पर नमक की तरह होगा। यह उसके भरोसे का बदला चुकाने का एक खराब तरीका लग रहा था, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता था। चाहे वह कुछ भी करे, जॉन को ऐसा लगता था जैसे वह किसी को धोखा दे रहा है। अब भी वह नहीं जानता था कि वह सम्मानजनक काम कर रहा है या नहीं। दक्षिणी लोगों के लिए यह आसान था। उनके पास बात करने के लिए उनके सेप्टन थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें देवताओं की इच्छा बताए और सही गलत का पता लगाने में मदद करे। लेकिन स्टार्क पुराने देवताओं, अनाम देवताओं की पूजा करते थे, और अगर दिल के पेड़ सुनते थे तो वे नहीं बोलते थे। जब कैसल ब्लैक की आखिरी रोशनी उसके पीछे गायब हो गई, तो जॉन ने अपनी घोड़ी को चलने के लिए धीमा कर दिया। उसके आगे एक लंबी यात्रा थी और उसे पार करने के लिए सिर्फ एक ही घोड़ा था। सड़क के किनारे दक्षिण की ओर खेत और खेती के गांव थे, जहां वह जरूरत पड़ने पर घोड़ी को नए घोड़े के बदले में दे सकता था। लेकिन अगर वह घायल हो या घायल हो जाए तो नहीं, उसे जल्द ही नए कपड़े ढूंढने होंगे। सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे उन्हें चुराना होगा। वह सिर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए था, ऊंचे चमड़े के सवारी के जूते, खुरदरी पतलून और अंगरखा, बिना आस्तीन का चमड़े का जर्किन और भारी ऊनी लबादा। उसकी लंबी तलवार और खंजर काले मोलस्किन में लिपटे हुए थे, और उसके काठी के बैग में हॉबरक और कोइफ्स कालेसो सिलाइडे रिंग मेल थे। अगर उसे ले जाया जाता तो उसका कोई भी हिस्सा उसकी मौत का कारण बन सकता था। नेक के उत्तर में हर गांव और गढ़ में काले कपड़े पहने किसी अजनबी को ठंडे संदेह की नजर से देखा जाता था, और लोग जल्द ही उस पर नजर रखने लगते थे। एक बार जब मिस्टर एमोन के कौवे उड़ गए तो जॉन को पता था कि उसे कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा, विंटरफेल में भी नहीं। ब्रैन उसे अंदर आने देना चाहता था, लेकिन मास्टर लुविन को बेहतर समझ थी। वह गेट बंद कर देगा और जॉन को भेज देगा, जैसा कि उसे करना चाहिए। वहां बिल्कुल भी न जाना ही बेहतर है। फिर भी उसने महल को अपने मन की आंखों से साफ देखा, जैसे कि उसने कल ही इसे छोड़ा हो। ऊंची ग्रेनाइट की दीवारें, ग्रेट हॉल जिसमें धुएं और कुत्ते और भुने हुए मांस की गंध आती थी, उसके पिता का सोलर बुर्ज वाला कमरा जहां वह सोया था। उसका एक हिस्सा ब्रैन को फिर से हंसते हुए सुनना चाहता था, गेज के बीफ एंड बेकन पाई में से एक को खाना चाहता था, ओल्ड नान को जंगल के बच्चों और फ्लोरियन द फूल की कहानियां सुनाना चाहता था। लेकिन उसने दीवार को उसके लिए नहीं छोड़ा था। उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह आखिरकार अपने पिता का बेटा था और रॉब का भाई था। तलवार का उपहार, यहां तक कि लॉन गक्लॉ जैसी बढ़िया तलवार भी उसे मोरमोंट नहीं बनाती। न ही वह एमोन टारगेरियन था। 3 बार बूढ़े आदमी ने चुना था और 3 बार उसने सम्मान चुना था, लेकिन वह वही था। अब भी जॉन यह तय नहीं कर पाया था कि मास्टर इसलिए रुका था क्योंकि वह कमजोर और कायर था, या इसलिए क्योंकि वह मजबूत और सच्चा था। फिर भी वह समझ गया कि बूढ़े आदमी का क्या मतलब था चुनने के दर्द के बारे में। वह यह सब अच्छी तरह से समझता था। टायरियन लैनिस्टर ने दावा किया था कि ज्यादातर लोग सच्चाई का सामना करने के बजाय उसे नकारना पसंद करेंगे, लेकिन जॉन ने इनकार करना छोड़ दिया था। वह वही था जो वह था, जॉन स्नो, कमीना और शपथ तोड़ने वाला, माहीन, दोस्तहीन और शापित। अपने जीवन के बाकी समय के लिए, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में रहने की निंदा की जाएगी। छाया में खड़ा एक खामोश आदमी जो अपना असली नाम बोलने की हिम्मत नहीं करता। वह 7 राज्यों में चाहे जहां भी जाए उसे झूठ बोलना होगा, नहीं तो हर आदमी का हाथ उसके खिलाफ उठ जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह अपने भाई के साथ रहने और अपने पिता का बदला लेने में मदद करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहता है। उसे रॉब याद था जैसा उसने आखिरी बार देखा था, अपने भूरे बालों में बर्फ पिघलते हुए यार्ड में खड़ा था। जॉन को उसके पास गुप्त रूप से
हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वेश बदलकर आना होगा। उसने रॉब के चेहरे पर नजर डालने की कोशिश की जब उसने खुद को प्रकट किया। उसका भाई अपना सिर हिलाता और मुस्कुराता, और वह कहता वह मुस्कान नहीं देख सकता था। उसने बहुत कोशिश की, वह इसे नहीं देख सका। उसने खुद को उस भगोड़े के बारे में सोचते हुए पाया जिसका सिर उसके पिता ने उस दिन काट दिया था, जिस दिन उन्होंने डायर वुल्फ को ढूंढा था। तुमने शब्द कहे थे, लॉर्ड एडार्ड ने उससे कहा था। तुमने अपने भाइयों के सामने, पुराने देवताओं और नए के सामने एक प्रतिज्ञा की थी। डेस्मंड और फैट टॉम ने आदमी को स्टंप तक खींच लिया था। ब्रैन की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गई थीं और जॉन को उसे याद दिलाना पड़ा कि वह अपना टट्टू हाथ में रखे। उसे पिता के चेहरे पर वह भाव याद आया जब थियोनन ग्रेजॉय ने आइस को सामने लाया, बर्फ पर खून की फुहारें, जिस तरह थियोनन ने सिर को लात मारी थी जब वह उसके पैरों पर लुढ़क रहा था। उसने सोचा कि उसे ऐसा करना ही था, वरना इस बारे में सोचना भी बेकार था। लगाम कसते हुए उसकी उंगलियों में दर्द की लहर दौड़ गई। जॉन ने अपने घोड़े की एड़ी में एड़ी डाली और सर पर दौड़ने लगा, किंग्स रोड पर दौड़ता हुआ, मानो अपने संदेहों से आगे निकल जाना चाहता हो। जॉन मौत से नहीं डरता था, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं चाहता था, एक आम डाकू की तरह बंधे हुए और सिर कटे हुए। अगर उसे मरना ही है तो अपने पिता के हथियारों से लड़ते हुए तलवार लेकर मरना चाहिए। वह कोई सच्चा स्टार्क नहीं था, कभी नहीं था, लेकिन वह एक हत्यारे की तरह मर सकता था। उन्हें यह कहने दें कि एडार्ड स्टार्क के 3 नहीं बल्कि 4 बेटे थे। घोस्ट उनके साथ लगभग आधे मील तक चलता रहा। उसके मुंह से लाल जीभ निकल रही थी। आदमी और घोड़े दोनों ने अपने सिर नीचे किए जब उसने घोड़ी से और तेज चलने के लिए कहा। भेड़िया धीमा हो गया, रुक गया, देखता रहा। उसकी आंखें चांदनी में लाल चमक रही थीं। वह पीछे गायब हो गया, लेकिन जॉन जानता था कि वह अपनी गति से उसका पीछा करेगा। सड़क के दोनों ओर पेड़ों के बीच से बिखरी हुई रोशनी टिमटिमा रही थी। मोल्सटाउन। जब वह आगे बढ़ रहा था तो एक कुत्ता भौंक रहा था और उसने अस्तबल से खच्चर की कर्कश आवाज सुनी, लेकिन इसके अलावा गांव शांत था। यहां वहां चूल्हे की आग की रोशनी बंद खिड़कियों से चमक रही थी। लकड़ी की पट्टियों के बीच से रिस रही थी, लेकिन बहुत कम। मोल्सटाउन, उसने फैसला किया। भोजन उसके पेट को शांत करेगा और घोस्ट को पकड़ने का मौका देगा। अभी कोई खतरा नहीं था। कैसल ब्लैक अभी भी सो रहा था। अपने सैडल बैग में उसने एक बिस्किट, पनीर का एक टुकड़ा और एक छोटा मुरझाया हुआ भूरा सेब पाया। वह नमकीन बीफ भी लाया था और बेकन का एक टुकड़ा जो उसने रसोई से चुराया था, लेकिन वह मांस को कल के लिए बचा कर रखेगा। इसके खत्म होने के बाद उसे शिकार करने की जरूरत होगी और इससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। जॉन पेड़ों के नीचे बैठा और अपने बिस्किट और पनीर को खाया, जबकि उसकी घोड़ी किंग्स रोड के किनारे चल रही थी। उसने सेब को आखिर में रखा। यह थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन मांस अभी भी खट्टा और रसदार था। जब उसने आवाजें सुनी तो वह अंदर तक डूब गया, घोड़े और उत्तर से। जॉन जल्दी से उछला और अपनी घोड़ी की ओर बढ़ा। क्या वह उनसे आगे निकल सकता था? नहीं, वे बहुत करीब थे। वे निश्चित रूप से उसे सुन लेंगे, और यदि वे कैसल ब्लैक से थे, उसने घोड़ी को सड़क से हटा दिया, भूरे हरे प्रहरी के एक घने स्टैंड के पीछे। अब चुप हो जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। शाखाओं के माध्यम से झांकने के लिए नीचे झुक गया। यदि देवता दयालु होते तो सवार गुजर जाते। संभवतः वे मोल्सटाउन के केवल छोटे लोग थे, अपने खेतों के रास्ते पर किसान। हालांकि वे आधी रात को बाहर क्या कर रहे थे? उसने तेजी से किंग्स रोड पर चलते हुए उनके खुरों की आवाज को लगातार तेज होते सुना। ध्वनि से कम उनमें से 5 या 6 थे। उनकी आवाज पेड़ों के बीच से गूंज रही थी। निश्चित है कि वह इस तरफ आया था? हम निश्चित नहीं हो सकते। आप सभी जानते हैं कि वह पूर्व की ओर सवार हो सकता था। यदि आप अपने घोड़े से गिरकर अपनी गर्दन नहीं तोड़ते तो आप रास्ता भटक जाते और सूरज निकलने पर वापस दीवार पर आते। आ जाते। मैं नहीं जाऊंगा, ग्रेन चिढ़ गया। मैं बस दक्षिण की ओर चला जाऊंगा। आप सितारों से दक्षिण का पता लगा सकते हैं।
क्या होगा अगर आसमान में बादल छाए हों? पीप ने पूछा। तब मैं नहीं जाऊंगा। एक और आवाज बीच में रुकी। तुम्हें पता है, अगर मैं होता तो कहां होता? मैं मोल्स टाउन में दफन खजाने की खुदाई कर रहा होता। पेड़ों के बीच से टॉड की तीखी हंसी गूंज उठी। जॉन की घोड़ी ने सूंघ कर कहा, चुप रहो तुम सब, हेल्डर ने कहा। मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। कहां? मैंने कुछ नहीं सुना। घोड़े रुक गए। तुम खुद की पाद नहीं सुन सकते। मैं भी सुन सकता। वह ओल्ड बियर के पास नहीं गया था, लेकिन वह बिस्तर पर भी नहीं गया था। उसने दूसरे लड़कों को जगा दिया था। लानत है उन सबको। भोर होते ही यदि वे अपने बिस्तर पर नहीं होते तो उन्हें भी भगोड़ा करार दिया जाता। उन्हें क्या लगता था कि वे क्या कर रहे थे? खामोशी का सन्नाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जहां जॉन बैठा था वहां से वह शाखाओं के बीच से उनके घोड़ों की टांगें देख सकता था। अंत में पाइप बोला, तुमने क्या सुना? मुझे नहीं पता, हेल्डर ने स्वीकार किया। एक आवाज। मुझे लगा कि यह घोड़े की होगी, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। अपनी आंख के कोने से जॉन ने पेड़ों के बीच से एक पीली आकृति को घूमते हुए देखा। पत्तियों में सरसराहट हुई और घोस्ट छाया से उछलकर बाहर आया। इतनी अचानक कि जॉन की घोड़ी चौंक गई से उसने घोड़ी का सिर पेड़ों के बीच से खिसकने के लिए घुमाया, लेकिन वह 10 फुट भी नहीं गया था कि वे पेड़ों के ऊपर आ गए। जॉन! पीप उसके पीछे चिल्लाया। गाड़ी रोको, ग्रेन ने कहा। तुम हम सब से आगे नहीं भाग सकते। जॉन ने तलवार निकालते हुए उनका सामना करने के लिए मुंह घुमाया। पीछे हटो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर मुझे करना पड़ा तो मैं करूंगा। एक बनाम साथ, हल्दर ने इशारा किया। लड़के फैल गए, उसे घेर लिया। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जॉन ने पूछा। हम तुम्हें वापस वहीं ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारा होना चाहिए, पीप ने कहा। मैं अपने भाई के साथ हूं। अब हम तुम्हारे भाई हैं, ग्रेन ने कहा। अगर वे तुम्हें पकड़ लेंगे तो वे तुम्हारा सिर काट देंगे, तुम्हें पता है, टॉड ने घबराई हंसी के साथ कहा। यह बहुत बेवकूफी है। ये ऐसा कुछ है जैसे और रोज करेंगे। मैं नहीं करूंगा, ग्रेन ने कहा। मैं कोई शपथ तोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने शब्द कहे और मेरा मतलब वही था। मैंने भी ऐसा ही किया, जॉन ने उनसे कहा। क्या तुम नहीं समझते? उन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी। यह युद्ध है। मेरा भाई रॉब रिवरलैंड में लड़ रहा है। हम जानते हैं, पाइप ने गंभीरता से कहा। सैम ने हमें सब कुछ बताया है। हमें आपके पिता के बारे में खेद है, ग्रेन ने कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब आप शब्द कह देते हैं तो आप नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो। मुझे जाना होगा, जॉन ने उत्साह से कहा। तुमने शब्द कहे थे, पाइप ने उससे याद दिलाया। अब मेरी निगरानी शुरू होती है। तुमने कहा था यह मेरी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगी। वे उसे शांति से क्यों नहीं जाने दे सकते थे? वे इसे और भी कठिन बना रहे थे। मैं अंधेरे में तलवार हूं, हल्दर ने कहा। दीवारों पर निगरानी रखने वाला, टॉड ने कहा। जॉन ने उन सभी को उनके मुंह पर कोसा। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पाइप ने अपने घोड़े को और करीब लाते हुए कहा, मैं आग हूं जो ठंड के खिलाफ जलती है, वह रोशनी जो भोर लाती है, वह सींग जो सोए हुए लोगों को जगाता है, वह ढाल जो मनुष्यों के साम्राज्य की रक्षा करती है। पीछे हटो, जॉन ने उसे चेतावनी दी, अपनी तलवार लहराते हुए। मैं सच कह रहा हूं पाइप, उन्होंने कवच भी नहीं पहना था। अगर उसे चाहिए तो वह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता था। मथार उसके पीछे चक्कर लगा रहा था। वह कोरस में शामिल हो गया। मैं अपना जीवन और सम्मान नाइट वॉच को समर्पित करता हूं। जॉन ने अपनी घोड़ी को लात मारी, उसे एक घेरे में घुमाया। लड़के अब उसके चारों ओर थे, हर तरफ से उसे घेर रहे थे। इस रात के लिए हल्दर बाईं ओर से आया और आने वाली सभी रातों के लिए पाइप ने समाप्त किया। उसने जॉन की लगाम पकड़ी। तो ये तुम्हारे पास विकल्प हैं, मुझे मार दो या मेरे साथ वापस आओ। जॉन ने अपनी तलवार उठाई और असहाय होकर उसे नीचे कर दिया। लानत है तुम पर,